डॉक्टर सिदर आमिर मैम, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी, मुझे आवाज आ रही है बिलाल। मैम यू कैन शेयर योर स्लाइड्स एंड पार्टिसिपेंट से आप ड्यूरिंग द लेक्चर कोऑर्डिनेट करेंगी या फिर एट द एंड आप क्वेश्चन आंसर लेंगी? और मैं चाहूंगी कि एंड में क्वेश्चन आंसर्स एंड पे हों। पहले मैं पूरा इसको लेक्चर डिलीवर करूंगी क्योंकि मोस्टली इनके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ये सारे के सारे एड्रेस हो जाएंगे। ओके, दिन मैंने इनको कुछ मैम म्यूट ही रखा हुआ है, या म्यूट है, ठीक, ये अनम्यूट नहीं कर बस सिर्फ मुझे आपने बिलाल ये बता देना है कि मेरी स्क्रीन इनको यस शेयर यस हो रही है। वो मैं आपको बता देता हूँ मैडम, आप करें। Okay, participants, time to start our last session and our resource person for this session, Dr. Sidra Amir, is here with us. He is currently working as a professor at Government Apwa College, Lahore. She is an excellent teacher, trainer, researcher as well. And over to you, ma'am. You can start the session, and your slides are also visible. चले, थैंक यू बिलाल। वर्दी पार्टिसिपेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होपफुली ट्रेनिंग आपकी बड़ी अच्छी जा रही होगी, आपने नई नई चीज़ें लर्न की होंगी और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो अपने जितने भी ट्रेनिंग के लेक्चर्स होते हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मेरा ये लेक्चर है, मुझे ये अच्छा लगता है, प्रमोशन पॉलिसी 2010, बिकॉज इसमें सारी बातें हमारी प्रमोशन से रिलेटेड है। और प्रमोशन किसको अच्छी नहीं लगती, सब चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन हो, एवरीवन एस्पायर्स फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन पॉलिसी 2010 बेसिकली ये जो पॉलिसी थी ये 2010 में बनाई गई थी और इसको फिर जनवरी 2011 में इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उस वक्त फिर गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने कहा कि थोड़ा सा इसको हम स्टडी कर ले, हमें थोड़ा टाइम मार्जिन दे दिया जाए। तो ये जाके फिर मार्च 2010 में 2011 में इम्प्लीमेंट हुई ये पॉलिसी और ऑनवर्ड सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंटेड है। और इसके आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर था प्रमोशन का। इससे पहले 2000 इस पॉलिसी से पहले एसीआरस की कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होती। सिंपली ये देखा जाता था कि एसीआरस एडवर्स ना हो और रिजल्ट्स जो हैं अबव बोर्ड अबव यूनिवर्सिटी हो, लेकिन मार्क्स की क्वांटिफिकेशन नहीं थी, एफिशिएंसी इंडेक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं था। और इस पॉलिसी के आने के बाद फिर ये सब चीज़ें भी बीच में ऐड हुई। अच्छी बात है कि थोड़ा देयर शुड बी सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है ग्रेड 18 तक की जो पोस्ट हैं वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट कहलाती हैं। अब जैसे आप हायर पोस्ट में जाते हैं, ग्रेड 19 एंड अबव की जो पोस्ट हैं दे आर कॉल्ड सिलेक्शन पोस्ट। तो अगर एक गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट ने सिलेक्शन पोस्ट में प्रमोट होना है तो उसके लिए फिर डेफिनेटली कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई एफिशिएंसी इंडेक्स, कोई पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको जब तक वो फुलफिल नहीं करेगा क्राइटेरिया को तब तक वो एलिजिबल नहीं हो सकता प्रमोशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी ऐड हुई है। इस पॉलिसी के आने से पहले जो लोग स्टडी लीव पे जाते थे उनकी प्रमोशन इन एब्सेंशिया हो जाती थी, प्रमोशन ऑर्डर्स इशू हो जाते थे। फिर वो जो एम्प्लॉई होता था वो वापस आके ज्वाइन करके अपनी प्रमोशन को एक्चुअलाइज करवाता था एंड देन ही अगेन प्रोसीड्स ऑन लीव अगर उसकी कोई स्टडीज वगैरह रिमेनिंग होती थी। तो कोई ऐसा सच मसला नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद ये भी चीज़ चेंज हो गई है क्योंकि स्टडी लीव एक लंबी लीव होती है, मिनिमम 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, अप टू मैक्सिमम 4 इयर्स की लीव होती है। इसलिए स्टडी लीव के दौरान अगर किसी की प्रमोशन केसेस अब आ जाती है, प्रमोशन का टाइम आ जाता है तो उसकी प्रमोशन केस कंसिडर नहीं होता, उस पर लिख दिया जाता है कि ही इज डेफर्ड फॉर प्रमोशन टिल द टाइम that he resumes his duty after the expiry of study leave, and he shall earn one satisfactory ACR of 1 full year containing results above board, above university, and then his case will be placed in the next DPC meeting or PSP meeting, whichever is related to him. जो भी उसकी respective grade की meeting है उसमें उसका केस जो है वो प्लेस किया जाता है and he is again considered for promotion। और इस केस में उसको सिर्फ प्रमोशन विद इमीडिएट इफेक्ट मिलती है, बैक डेट से प्रमोशन जिसको परफॉर्मा प्रमोशन कहते हैं उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता। तो प्रमोशन जो है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रमोशन इस पॉलिसी को हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए चीज़ें नई होंगी
और आई एम प्रिटी श्योर कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा भी करेंगे। अब तक आपने जो नाम सुना था वो रेगुलर प्रमोशन का ही नाम सुना था कि रेगुलर प्रमोशन होती है, और रेगुलर प्रमोशन हमारे केडर में रेगुलर प्रमोशन होती है। रेगुलर प्रमोशन कब होती है? जब हायर ग्रेड में सीट्स अवेलेबल होती हैं। और वो सीट्स कितने अरसे के बाद अवेलेबल होती हैं? नेचुरली एचईडी में तो आपको पता है 4 ईयर फॉर्मूला है, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। वैसे तो 2012-13 में 4 ईयर फॉर्मूला रिवाइज हुआ है, बेहतर हो गया है। ये भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका क्या रेशो है, पहले रेशो कुछ और थी, अब कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो रेगुलर प्रमोशन में सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस के ऊपर सपोज हम कहते हैं ग्रेड 17 से 18 की प्रमोशन, तो उसके लिए एक तो ये है कि आप देखेंगे प्रोबेशनरी पीरियड उसने सक्सेसफुली पास किया हो, फिर एक मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है जो कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को उस मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस को कंप्लीट करना होता है उस ग्रेड के अंदर। जब वो लेंथ ऑफ सर्विस भी कंप्लीट कर लेगा तो इसका मतलब है वो एलिजिबल हो गया है। एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रमोट हो जाएगा। प्रमोट वो तभी होगा जब हायर ग्रेड में सीट्स अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल 18 ग्रेड में 100 सीट्स अवेलेबल होंगी, तो अब प्रमोशन का क्या तरीकेकार है? सीनियरिटी लिस्ट आपकी बनती है जो हर 2-3 साल के बाद रिवाइज होती है। पहले वो टेंटेटिव होती है, उसको सर्कुलेट करते हैं, उस पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को दिखाई जाती है, प्रिंसिपल्स को भिजवाई जाती है और उनको डायरेक्शन दी जाती है कि इसको सर्कुलेट करें अपने स्टाफ में, और 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि अपनी रिप्रेजेंटेशन करें अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो। और 1 महीने के बाद उस वो जो टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट होती है उसको नोटिफाई कर दिया जाता है, बाकायदा एक कवरिंग लेटर लगा के नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट वो बन जाती है। तो नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट में अगर 100 सीट्स ग्रेड 18 की अवेलेबल हुई हैं वैकेंट, तो जो टॉप 100 लेक्चरर्स होंगे सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस के ऊपर, वो ही कंसिडर होंगे प्रमोशन के लिए। तो डिपार्टमेंट्स में होता है कि वो एक एक सीट पे हायर ग्रेड्स में जब सिलेक्शन पोस्ट पे जाते हैं तो एक एक सीट के अगेंस्ट वो 3-3 का पैनल भी लेते हैं, वहाँ पे सुपर सीट भी किया जाता है। लेकिन जैसे आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है बोर्ड जब बैठता है, लेकिन हमारे यहाँ सुपर सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ज़्यादा बंदा डेफर हो जाता है, अदरवाइज रेगुलर प्रमोशन होती है। जितनी पोस्टें होती हैं उतने ही कैंडिडेट्स नीचे से जो है वो सिलेक्ट करके उनका पैनल बनवा मंगवा लिया जाता है और उनके केसेस कंसिडर होते हैं। सेकंड, प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस, परहैप्स ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी। और थर्ड है प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। तो बारी बारी मैं इन सबको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। रेगुलर प्रमोशन अभी मैंने आपको बताया था जब तक क्लियर वैकेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी ग्रेड 17 से 18 में एलिजिबल होने के लिए 7 ईयर्स 5 ईयर्स जो है वो मिनिमम, वो जो पीरियड है लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो कितनी है, वो 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद एलिजिबल तो हो गया वो प्रमोशन के लिए, लेकिन उसकी प्रमोशन तब तक नहीं होगी जब तक क्लियर वैकेंसी अवेलेबल ना हो जाए ग्रेड 18 में और वो उस रेंज में फॉल कर रहा हो सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस। अब क्लियर वैकेंसी किन किन सूरतों में बनती है हायर ग्रेड्स में? एक तो ये है कि प्रमोशन ऑफ द इनकम्बेंट, ग्रेड 18 से 100 लोग प्रमोट होके ग्रेड 19 में चले गए, सीट्स अवेलेबल हो गई, एक ये तरीकेकार है। उसके अलावा क्या हो सकता है, किसी 18 में तो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे 19 और 20 में हम जाते हैं तो वहां पे ये होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद भी सीट वैकेंट डिक्लेयर हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है या किसी के ऊपर गॉड पीटा वगैरह लगता है, उसको मेजर पेनल्टी दे दी जाती है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या रिमूवल फ्रॉम सर्विस या कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, कोई भी सजा हो सकती है। दो सूरतें ये हो गई हैं। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। आपको पता है जब भी नई कॉलेजेस बनते हैं तो नए कॉलेजेस में एसएनई की पोस्टें आती हैं, 8-17 की होती हैं, 18 की, एक आधी कोई 19 की पोस्ट भी होती है। तो नए कॉलेजेस बनने के बाद जो नई पोस्टें आती हैं उसकी वजह से भी प्रमोशन के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। यही वजह है कि 40 फॉर्मूला हर 3-4 साल बाद के बाद रिवाइज किया जाता है और रीफिक्सेशन ऑफ पोस्ट की जाती है। रीफिक्सेशन ऑफ पोस्ट का मतलब ये होता है कि जितने 2-3 साल के बाद जितने नए कॉलेजेस बने होते हैं उनकी जो पोस्टें होती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती 40 फॉर्मूले के अंदर। तो नए कॉलेजेस बनने के बाद जो नई पोस्टें क्रिएट होती हैं उन पोस्टों को भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट किया जाता है, उससे फिर प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड है प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस भी प्रमोशन की एक टाइप है, रूल्स में इसकी प्रोविजन दी हुई है। ये एक अलग बात है कि एचईडी में अभी तक ऐसी कोई प्रेसिडेंट बनी नहीं है कि किसी को प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस प्रमोट किया हो, लेकिन सीएसपी जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं वहाँ उनके हाथों ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, पीएमएस में भी इवन, कि अगर सिविल सर्वेंट जो है उसने रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस या एक्सपीरियंस
जो कि रूल्स में लिखा हुआ है, अगर वो उसने पूरा नहीं किया, उसका कुछ कम रहता है, तो उस सूरत में उसको और सीटें अवेलेबल हैं हायर ग्रेड में, तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोशन क्लियर्ड फॉर प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस लिखा जाता है। जो रूल्स को गवर्न करता है वो रूल 10A है हमारे, जो आपको पता है PCS एक्ट है हमारा 1974 का, और जो हमारे रूल्स हैं अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974, उसके मुताबिक ये रूल 10 बनता है, 10A। और ये कहता है कि अगर सिविल सर्वेंट की लेंथ ऑफ सर्विस जो है, जो प्रिस्क्राइब, ये भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगी, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने सर्विस रूल्स फ्रेम किए होते हैं और बाकायदा उनको नोटिफाई कराया होता है। HET के जो सर्विस रूल्स थे वो 1998 में रिवाइज हुए थे। मैडम राशिदा मलिक थी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी, अब तो उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने इनको रिवाइज किया था और ये सारी पब्लिकेशंस की और डायरेक्ट सिलेक्शन में ये जो आगे चीजें आई थी ये सारी उन्होंने ऐड की थी, इससे पहले ये नहीं था पब्लिकेशंस की बात। और ये हमारे रूल्स फिर नोटिफाई हुए थे इसमें 2000 DPI कॉलेजेस ने इसको नोटिफाई किया था, और आज भी हमारे यही सर्विस रूल्स जो हैं वो इन वोग इन प्रैक्टिस। तो सर्विस रूल्स के मुताबिक हर ग्रेड की एक लेंथ ऑफ सर्विस है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ग्रेड 17 से 18 में होने के लिए 5 साल है, तो फिर इसका मतलब है 18 टू 19 में जाने के लिए भी कोई मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है, और 19 टू 20 भी कोई मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है। वो क्या लेंथ ऑफ सर्विस है ये भी आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ग्रेड्स को, तो ये भी चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। तो अगर हायर ग्रेड में सीट्स अवेलेबल हैं मगर लेंथ ऑफ सर्विस थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो उस सूरत में फिर सिविल सर्वेंट को अगर अथॉरिटी चाहे तो प्रमोट कर सकती है। और प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस इसको लिखते हैं। इसमें सीनियरिटी भी इंटैक्ट रहती है, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज रेगुलर प्रमोशन से जो डिफरेंट है वो ये होती है कि सब्सिक्वेंटली जब वो सिविल सर्वेंट या वो पूरा बैच जो सिविल सर्वेंट्स का है, जब उनकी लेंथ ऑफ सर्विस पूरी हो जाती है, तो उनका केस दोबारा से फिर उसी फोरम पे भेजा जाता है जो भी है, DPC या PSP1 या PSP2। उसमें दोबारा केसेस जाते हैं, दोबारा उनकी प्रमोशन होती है और उनका लिखा जाता है क्लियर्ड फॉर प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है कि एक दफा फिर से केसेस जाते हैं, अदरवाइज इसके अलावा इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये एक अच्छी प्रमोशन की टाइप है और इसमें एम्प्लॉय को जल्दी रिलीज मिल जाता है। अगर सीट्स अवेलेबल हों तो उसको वो टाइम से पहले ही प्रमोट हो जाता है। लास्ट है प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस ये एक टेम्पररी प्रमोशन होती है। जैसे ऑफिशिएटिंग बेसिस पे आपने अक्सर सुना होगा कॉलेजेस में प्रिंसिपल रिटायर हो गया है और सीट खाली है, तो अब गुजारा भी करना है, टाइम पास करना है, कॉलेज के मामला को चलाना है। अभी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं आया तो कोई जूनियर 17-18 में भी हो, उसको ऑफिशिएटिंग बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल लगा दिया जाता है और उसको DDO पावर्स दे दी जाती है। और फिर जो ही कोई रेगुलर प्रिंसिपल आता है तो वो जो सिविल सर्वेंट होता है उसको वो रिवर्ट बैक कर जाता है अपनी प्रीवियस पोस्ट के ऊपर। तो इट्स अ टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये ऐसी होती है कि इसमें टेम्परेरीली होती है। अगर पोस्ट जो है वो टेम्परेरीली खाली हुई है, देखिए पिछले ग्रेड में पिछली जो प्रमोशन थी मैंने आपको बताई थी, वो प्रमोशन जो मैंने आपको एक्टिंग चार्ज बेसिस बताई थी, उसमें पोस्ट क्लियरली वेकेंट हुई थी, रेगुलर पोस्ट थी और वो वेकेंट हो गई थी। ठीक है, क्लियरली वेकेंट थी। यहाँ पे जो पोस्ट वेकेंट हुई है वो टेम्परेरीली है। कैसे वेकेंट हो सकती है? ड्यू टू द प्रोसीडिंग ऑफ द इनकम्बेंट, जो उस पोस्ट पे काम कर रहा था, ही मे प्रोसीड ऑन डेपुटेशन पे वो चला गया है, फिक्स पीरियड के लिए गया है, 2 साल बाद उसने वापस आ जाना है, या उसने कुछ छुट्टी ले ली है मोर देन 6 मंथ्स, इतने अरसे के लिए सीट को खाली नहीं रखा जा सकता, या परहैप्स गॉड फॉरबिड उस पे पीड़ा लगा है, सस्पेंशन हुई है 3 महीने के लिए, वो सस्पेंडेड है, मामला चलाने हैं दफ्तर के। या थर्ड सूरत क्या है कि उसकी अपॉइंटमेंट एक्टिंग चार्ज बेसिस के ऊपर हो गई, तो सीट जो है यहाँ पे वेकेंट डिक्लेयर हो चुकी है। अब क्या होगा कि जो भी उसके बाद जूनियर, उसके बाद नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होगा, उसको प्रमोट कर दिया जाता है ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। और जो ही वो रेगुलर इनकम्बेंट वापस आता है तो ये जो जिसको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे प्रमोट किया जाता है वापस चला जाता है। यहाँ पे ना तो सीनियरिटी पे फर्क पड़ता है, मतलब सीनियरिटी पुरानी ही रहती है, नई सीनियरिटी नहीं मिलती, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं होते ये अनटिल अनलेस के कोई स्पेशल कोई किसी पोस्ट के साथ रिलेटेड हों। अलग से पर्क्स प्रिविलेजेस तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो प्रमोशन के टाइम पे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट वगैरह की बात होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती, बिकॉज ये टेम्पररी प्रमोशन होती है। ये इसको रूल जो है वो रूल 13 है हमारा PCS
पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974 का रूल 13 जो है वो इसको गवर्न करता है और उसके मुताबिक ये प्रमोशन होती है। ये प्रमोशन हमारे डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होती, जनरली इसको डिस्करेज ही करते हैं, जरूरत पेश नहीं आती। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे, जैसे मैंने जब एमपीडीडी में इस पे ट्रेनिंग्स वगैरह ली तो उन्होंने बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, बड़े सेंसिटिव काम होता है उनका, जैसे पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक मेजर पोस्ट है पुलिस की, डीआईजी ऑपरेशन है लाहौर, आपको पता है सारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रहा है वो, डिस्ट्रिक्ट की भी और पूरे सूबे को वो गवर्न कर रहा है। तो अगर उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई है तो जाहिर है फिर मामला जो है वो ऐसे स्मूथली चल नहीं पाएंगे। उस पोस्ट को वेकेंट ज्यादा देर तक के लिए नहीं रखा जा सकता। तो फिर उस सूरत में स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होता है इन मेरिट, उसको प्रमोशन ऑफिशिएटिंग बेसिस पे प्रमोट कर देते हैं और उसको उस पोस्ट पे लगा दिया जाता है टिल द टाइम कि वो जो रेगुलर इनकम्बेंट है वो या तो नया सिलेक्ट होके आ जाता है या फिर जो छुट्टी वगैरह पे अगर कोई गया हो तो एक्सपायरी ऑफ द लीव दोबारा आके ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, सो टेम्प्रेरी है। जो ही रेगुलर इनकम्बेंट वापस आता है तो वो जो जिसको ऑफिशिएटिंग बेसिस पे प्रमोट किया जाता है वो रिवर्ट बैक कर जाता है अपने पुराने स्टेटस के ऊपर। नेक्स्ट सिलेक्शन अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कमेटीज, ये आई थिंक आप सबको पता होगा। 17 to 18 हमारी डीपीसी होती है। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इसको हेड करते हैं। वैसे तो इसकी जो अथॉरिटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सेक्रेटरी एचईडी होते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये बताती हूँ कि सेक्रेटरी साहब जो होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं मीटिंग्स वगैरह में और उन्होंने ज्यादा पॉलिसी मैटर्स देखने होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी पावर्स नीचे डेलीकेटेड की ताकि उन पे काम का बर्डन कम रहे। तो ये जो इसलिए ये जो पावर है ये सेक्रेटरी की पावर डेलीगेटेड होती है एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट। जो भी whosoever is working as additional secretary establishment, he will be the chair, he will chair the meeting of DPC। डीपीसी की जो मीटिंग होती है उसको वो चेयर करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अंदर होती है। इसमें मेंबर्स जो हैं, एक बंदा रेगुलेशन से मेंबर आता है, फाइनेंस का भी बंदा आता है, समटाइम्स नहीं भी आता, लेकिन रेगुलेशन के बंदे के बगैर तो ये मीटिंग हो नहीं सकती। वहां से तो लाजमी बंदा आता है, फिर डीपी ऑफिस से आते हैं, फिर रिकॉर्ड वगैरह कीपर जो होते हैं उनको बुलवाया जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो भी है मेल है तो मेल की मीटिंग है तो मेल वरना फीमेल, और जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं कंसर्न ब्रांच के वो भी इसमें बैठते हैं। इसके मिनट्स बनते हैं मीटिंग के बाद और इसके मिनट्स का अप्रूवल जो है वो सेक्रेटरी एचईडी ही देते हैं और उसके बाद जब मिनट्स वापस आते हैं तो फिर कंसर्न सेक्शन में भिजवा दी जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर पोस्टिंग प्रपोजल्स, और फिर वो पोस्टिंग प्रपोजल्स के अप्रूवल के बाद पोस्टिंग ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं प्रमोशन। नेक्स्ट देखें डीपीसी नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट प्रमोशन की का ग्रेड है फ्रॉम बीएस 18 to 19, जो कि आपकी है। बीएस 18 to 19 जो है ये अब आपने जाहिर है एक सिलेक्शन पोस्ट में जाना है, बीएस 19 की पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट है, एक हायर फोरम है। ये जाएगी जी पीएसबी 2 में, प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 2। प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड में तमाम डिपार्टमेंट्स के, अच्छा ये भी आप क्लियर कर दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की जो डीपीसी की मीटिंग है वो विद इन द डिपार्टमेंट होती है 17 to 18। हाउएवर 18 to 19 सबके प्रमोशन केसेस सब डिपार्टमेंट्स के पीएसपी 2 में जाते हैं। पीएसपी 2 इज हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसएनजीएडी। अब पहले तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिर्फ एक होते थे, लेकिन अब ये 4-5 पोस्टें इन्होंने कर दी हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो एनर्जी में भी हैं, होम में भी हैं। ठीक है, तो जो भी जाता है ना उसमें 21 में तो फिर वो उसकी पोस्ट को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये जो है पीएसपी 2 इसको चेयर करते हैं जो बेसिक असल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उनको कहते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसएनजीएडी। तो उसको ये इस मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। इसमें सेक्रेटरीज आते हैं, जो मेंबर्स हैं वो सेक्रेटरीज होते हैं, नॉट लेस देन द स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी। इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस मेंबर हैं, सेक्रेटरी रेगुलेशन मेंबर हैं, सेक्रेटरी सर्विसेज मेंबर हैं इसके।
पार्टिसिपेंट्स वी आर वेटिंग फॉर द रिसोर्स पर्सन, वो आते हैं तो हम स्टार्ट। जी सर, आई नो मैडम, जरा कोई इशू आया है टेक्निकल, इस वजह से वो नहीं आ पा रही, बस आ रही है कुछ देर में। जी मैडम, करें अपनी स्लाइड शेयर। मैडम स्लाइड शेयर कर लें प्लीज। और पार्टिसिपेंट्स आप में से कोई एक बता दे जहां से मैडम डिस्कनेक्ट हो गई थी, उधर से वो स्टार्ट कर देती है। ईपीसी के बारे में बता रहे 17 to 18। अच्छा, जी मैडम आप शेयर कर लें अपनी स्लाइड। PSB2 जी वो डीपीसी और PSB21 के बारे में डिस्कस हो रहा था। ओके सर, थैंक यू। जी वर्दी पार्टिसिपेंट बताएं, ये हम बात कर रहे थे 17 to 18 वाली, BS 17 to 18 प्रमोशन यहाँ पे थी स्लाइड नंबर 9। सिलेक्शन 18 to 19 18 to 19 पे पहुंच गए थे। मैं डीपीसी और PSB2 की बात कर रहे थे आप। सिलेक्शन अथॉरिटीज की स्लाइड थी, स्लाइड नंबर 6। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे थे, बहुत पहले में डिस्कनेक्ट हो गई, ये वाला था। जी बहुत देर हो गई आपको डिस्कनेक्ट। स्लाइड नंबर 6। अच्छा बिलाल, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी आप इन्हें म्यूट ना करें, मैंने बोल दिया क्वेश्चन आंसर्स हम एंड में करेंगे ताकि फिर पता चल जाए फौरन जो ही में डिस्कनेक्ट हो। सिलेक्शन अथॉरिटी ये स्लाइड है जी, इसके बाद तो बहुत आगे मैंने बोल दिया, काफी देर बाद मुझे पता चला। जी ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि PSB2 जो है उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट है, 9 और 20 और 21 की जो पोस्टें हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं इस मीटिंग को, और सब सेक्रेटरीज जो है इसके मेंबर होते हैं, और ये सब जो है मीटिंग में जाते हैं और फिर मीटिंग कंडक्ट होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये 19, 20 और 21 के जब मिनट्स इशू होते हैं तो इसकी समरी बना के चीफ मिनिस्टर को भेजा जाता है फॉर अप्रूवल,
और चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद फिर SNGD जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है उनको उनके मिनट्स इशू कर देते हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ पोस्टिंग प्रपोजल्स। और फिर जब डिपार्टमेंट में आते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर पोस्टिंग प्रपोजल्स बना के तो एक दफा फिर समरी भेजता है CM को, क्योंकि आपको पता है ना 1920 एंड अबव जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है। तो CM का अप्रूवल सीक करने के बाद फिर पोस्टिंग प्रपोजल्स फाइनलाइज हो जाते हैं और पोस्टिंग ऑर्डर्स इशू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट ईयर सर्विस रूल्स हमने देखने हैं। BS 17 ने हमारी जो 100% इंडक्शन है वो इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू होती है, कोई कोटा नहीं है इसमें। किसी ज़माने में 60s 50s में कोई कोटा होता था, कोई लेक्चरर असिस्टेंट का भी कोई थोड़ा सा कोटा होता था, वहाँ से भी वो लोग जो है लेक्चरर भर्ती हो सकते थे अगर उनकी मास्टर डिग्री होल्डर होते थे। लेकिन अब जो हमारे आखिरी दफ़ा सर्विस रूल्स हैं 2000 के नोटिफाई हुए हैं उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। 100% हमारी जो इंडक्शन है हमारी केडर में वो BS 17 में ही होती है, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप जानते हैं, मास्टर डिग्री होल्डर। मास्टर डिग्री होल्डर हूँ मेरा ख्याल है नॉट लेस देन सेकेंड डे होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ है कि उसमें थोड़ा सा मसला होता है, तो साथ को ट्रेनिंग कोर्स वगैरह मेरा ख्याल है, पता नहीं उसको क्या टॉफल या क्या कहते हैं, एनीवेज वो सर्टिफिकेट ELT या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, तो उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है अगर थर्ड डिग्री हो। अब सर्विस रूल 17 to 18 के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन देखें आप, हमारी जो 75% पोस्टें हैं वो रिजर्व हैं प्रमोशन के लिए, और जो 25% पोस्टें हैं वो हमारी रिजर्व है डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। मीनिंग देयर बाय कि अगर 1000 पोस्टें हैं ग्रेड 18 की, तो उनमें से 750 पोस्टें प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी और 250 पोस्टें जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू होंगी। जिस पोस्ट का जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया गया है उसके अलावा किसी दूसरे मोड से वो पोस्ट फिल नहीं हो सकती, वो पोस्ट खाली पड़ी रहेगी। मसलन ये नहीं कहा जा सकता, जैसे अक्सर कई दफा यूनियन वाले भी कहते हैं कि जी 4-5 साल हो गए हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो हम उन्हें कहते हैं सेक्रेटरी साहब को मिलके कि इसको प्रमोशन कोटे में डलवा देते हैं और इसको प्रमोशन करवा देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस रूल्स में लिख दिया गया है और जो पोस्टें डायरेक्ट सिलेक्शन की है चाहे वो 5 साल बाद अनाउंस हो या 10 साल बाद हो, उन्होंने डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू ही फिल होना है। और उस पर कोई प्लीज किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, म्यूट कर लें सब अपने माइक, मुझे थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है जी, थैंक यू। तो डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जरा हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और प्रमोशन के लिए भी देख लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा, उसमें जो है ना वो तीन चीजें हैं। अगर तो सिविल सर्वेंट जो है वो PhD डिग्री होल्डर है तो उसके लिए 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस, HED ने दोनों एक्सपीरियंस को इक्विवेलेंट रखा हुआ है, टीचिंग भी हो सकता है या उसके पैरेलल रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो सकता है PCSIR में या किसी और गवर्नमेंट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। और इसके अलावा अगर मास्टर डिग्री होल्डर है या MPhil है फर्स्ट क्लास, तो उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, 5 इयर्स। 5 इयर्स लेंथ ऑफ सर्विस है, मास्टर डिग्री होल्डर है या MPhil है विद फर्स्ट क्लास, तो 5 साल की सर्विस के बाद वो एलिजिबल है। अगर ग्रेड 18 की पोस्टें अनाउंस होती हैं PPSC की, तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है और उसके बाद compete कर सकता है उन पोस्टों के लिए। और अगर वो मास्टर या MPhil मास्टर डिग्री होल्डर है विद सेकंड क्लास, मास्टर डिग्री होल्डर विद सेकंड क्लास है, तो उसके लिए फिर लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 7 इयर्स की है। 7 इयर्स का उसका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस अगर उसके पास है तो ही कैन compete for the post of direct selection in BS 18। जबकि प्रमोशन के लिए क्या चीज़ है, एक तो आपको बता दूं प्रोबेशनरी पीरियड होता है। प्रोबेशनरी पीरियड जो है इनिशियल रिक्रूटमेंट के ऊपर प्रोबेशनरी पीरियड 2 इयर्स का होता है और 2 इयर्स के बाद गवर्नमेंट का काम है कि वो गजट नोटिफिकेशन इशू करे और एम्प्लॉय को रेगुलर हो जाता है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का एक तो काम बहुत ज्यादा होता है, इधर ध्यान नहीं जाता, इसलिए गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर 1 साल का एक्सटेंड हो जाता है वो जो प्रोबेशनरी पीरियड है, और प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो फिर 3 इयर्स का हो जाता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स ऑटोमेटिकली जो है जो एम्प्लॉय है ही इज डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज परमानेंट एम्प्लॉय, वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है। तो एक तो ये कि प्रोबेशनरी पीरियड सेटिस्फैक्टोरियली कंप्लीट हो, क्योंकि प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अगर कोई मिसकंडक्ट वगैरह एम्प्लॉय कर देता है तो उस पर फिर बड़ी आसानी से रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसको 1 मंथ नोटिस वगैरह या एक सैलरी एडवांस दे के उसको फारिग किया जा सकता है। तो प्रमोशन के लिए एक मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है ग्रेड 17 से 18 में एलिजिबल होने के लिए, और वो जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है वो 5 इयर्स। टोटल 5 साल की सर्विस अगर एम्प्लॉय ने सेटिस्फैक्टोरियली कंप्लीट कर ली है और उसके रिजल्ट्स अबव बोर्ड अबव यूनिवर्सिटी हैं तो ही और पोस्टें खाली हो गई हैं
तो वो कंसिडर हो सकता है प्रमोशन के लिए। लेकिन मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि 5 साल का पीरियड तो बहुत कम है। HED में पोस्टें बहुत देर बाद अवेलेबल होती हैं हाई ग्रेड, इसलिए पहले तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ऑलमोस्ट 15-16 साल लग जाते थे, लेकिन अब कुछ बेहतरी आई है। 2013-14 के बाद 40 फॉर्मूला रिवाइज हुआ है, ज़्यादा कॉलेजेस बने हैं, रीफिक्सेशन हुई है, और नीचे जो है वो जो 50 पोस्टें थी 40 और फॉर्मूले में 100 में 50 पोस्टें थी, वो रिड्यूस करके उन्होंने 42 कर दी हैं और पोस्टें ऊपर बढ़ा दी हैं 18, 19, 20। उसका फायदा ये हुआ है कि प्रमोशंस रैपिड हो गई। और अभी आपने अगर लेटेस्ट देखा हो लास्ट ईयर, ये जो DPC हुई है 2009 का बैच जो है वो 2020 में प्रमोट हो गया, तो ये अच्छी बात है, जल्दी लोग प्रमोट हो रहे हैं 11-12 साल के बाद, तो होपफुली चीजें टाइम के साथ साथ बेहतर होती जाएंगी। अब नेक्स्ट देखें BS 18 to 19 के लिए क्राइटेरिया क्या है। 30% और 70% की रेशो प्रोपोर्शन है। 70% टोटल पोस्टें प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी। अगर सपोज यहाँ पे 1000 पोस्ट हैं तो 700 पोस्टें जो हैं दे शैल बी फिल्ड थ्रू प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस, नीचे वाले लोअर ग्रेड में से जो फीडिंग केडर है BS 18। जबकि 30% पोस्टें मींस जो 300 पोस्टें हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। 300 में से मैं अगर कहूँ कि सपोज 150 फील्ड हैं, 150 खाली हैं, तो इसका मतलब है जो 150 खाली हैं उन्होंने डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू ही फिल होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम कहें कि डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जो है पोस्टें PPSC को नहीं गई, 4-5 साल हो गए हैं, तो इनमें से पोस्टें, जैसे अक्सर कई दफा यूनियन वाले भी कहते हैं कि जी हम डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टें निकलवा के सारी प्रमोशन कोटे में डलवा देंगे। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल्स में लिखा हुआ है। और हमेशा जब भी सर्विस रूल्स किसी भी डिपार्टमेंट के बनवाए जाते हैं, ये एक स्पेशल कमेटी है, वो SNGAD में सेक्रेटरी रेगुलेशन को चेयर करते हैं, इसको बोलते हैं SRC कमेटी, सर्विस रूल्स कमेटी। तो जो भी डिपार्टमेंट अपने रूल्स बनाता है उस कमेटी में जाते हैं, वहां पे डिस्कस होते हैं और फिर अप्रूव होते हैं। और अगर कोई डिपार्टमेंट अपने रूल्स में अमेंडमेंट चाहता है तो भी उसको वर्किंग पेपर बना के उसी कमेटी के पास ले जाना होता है, और वहां पे डिस्कशन के बाद अगर कमेटी एग्री करे तो वो फिर उसको अमेंडमेंट की इजाजत देती है। लेकिन इन नो वे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रमोशन की पोस्टों में से कुछ निकाल के डायरेक्ट में डाल दे या डायरेक्ट की पोस्टें निकाल के प्रमोशन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये रेशियो प्रोपोर्शन फिक्स होती है और इसका जो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो हमेशा वही रहता है। और ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि मिनिमम ये है कि अगर 5 पोस्टें हैं तो उनमें से लाजमी 4 पोस्टें प्रमोशन की हैं, तो एक पोस्ट हमेशा रिजर्व करनी पड़ती है डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। एक ओपनिंग, एक एवेन्यू देना पड़ता है कि हर डिपार्टमेंट में जो ज्यादा लाइक कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो फिर compete करके उन पोस्टों के ऊपर जा सकते हैं। फिर देखें BS 19 टू अच्छा हाँ, BS 18 to 19 में थोड़ा सा मैं आपको लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह का बता दूं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो इसमें ये है कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस, पहले प्रमोशन को देख लेते हैं। तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है जी दैट इज 7 ईयर्स, यानी कि 18 ग्रेड में आपने 7 ईयर्स की कंप्लीट अपनी लेंथ ऑफ सर्विस पूरी करनी है, 7 कंप्लीट ACRs अर्न करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए। जैसे आप लोग जो हैं ग्रेड 18 में डायरेक्ट सिलेक्ट हुए तो आपकी ये इनिशियल रिक्रूटमेंट कहलाएगी, और इनिशियल रिक्रूटमेंट का मतलब है जैसे ताज़ी भर्ती हुई, आपका पिछला ACR का रिकॉर्ड नहीं जाएगा, आपका सिर्फ ग्रेड 18 की जो ACRs हैं वही प्रमोशन में कंसिडर होंगी। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कब बन गई थी, जब आपके 7 साल पूरे हो गए थे, आपने 7 ACRs अर्न कर। उसके बाद फिर फर्दर आपकी थोड़ी सी, मुझे पता है सीनियरिटी लिस्ट पे थोड़ी सी लिटिगेशन होगी जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा काम डिले हो गया, कोरोना आ गया तो मामला डिले हो गया। अदरवाइज ये है कि पोस्टें खाली पड़ी हुई थी और आपकी प्रमोशन जो है वो जल्दी हो सकती। अब चलते हैं 30% डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टों के ऊपर। तो 30% डायरेक्ट सिलेक्शन की जो पोस्टें हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जी MPhil डिग्री होगा होल्डर, ठीक है, और उसके साथ उसकी टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो MPhil के साथ जो है मास्टर्स MPhil के साथ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 11 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इसके साथ फिर 4 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए एज प्रिंसिपल ऑथर, ठीक है, 4 रिसर्च पेपर्स होनी चाहिए एज प्रिंसिपल ऑथर। 12 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। जबकि अगर आप PhD होल्डर हैं तो PhD डिग्री होल्डर के लिए 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है और 2 रिसर्च पेपर्स हैं एज प्रिंसिपल ऑथर। प्रिंसिपल ऑथर का मतलब ये होता है कि आपका नाम उस रिसर्च पेपर में नंबर 1 पे होना चाहिए और वो आर्टिकल आपका ऐसे रिसर्च पेपर में छपे विच इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय दी HEC से वो अप्रूव्ड होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जर्नल्स जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है और जो HEC की अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल हैं, JCR जर्नल
JCR जर्नल्स की एक लिस्ट होती है, उसमें ये शामिल होते हैं। ऐसे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है और फिर उसके लिए ये एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। और फिर फर्दर जो है उसमें जो भी उसका प्रोसीजर है उसको वो टेस्ट या रिटन टेस्ट या एग्जाम वगैरह जो है उसको क्वालिफाई करता है, और अगर PPSC मुनासिब समझे तो फिर उसको सिलेक्ट कर दे। तो ये क्राइटेरिया हो गया 18 to 19 का। अब देखें आगे चले 19 to 20 में देखें। 19 to 20 में आपको जो रेशियो प्रोपोर्शन नजर आ रही है वो 20-80 की है। 20% पोस्टें, टोटल पोस्टों का 20% कोटा रिजर्व है फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन और 80% कोटा रिजर्व है फॉर प्रमोशन ऑन सिलेक्शन ऑन मेरिट, ठीक है, अमंग द एसोसिएट प्रोफेसर्स ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट। अच्छा, अब लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर आप आ जाएं, कितनी होनी चाहिए प्रमोशन के लिए। अगर इसको टोटल को आप कैलकुलेट करें, मैंने आपको बोला था कि 5 इयर्स थी ग्रेड 17 के लिए, 7 इयर्स है ग्रेड 18 के लिए, 5 और 7 कितना हो गया, 5 और 7 हो गया आपका 12 इयर्स, ठीक है। और ग्रेड 19 से 20 में जाने के लिए ग्रेड 19 के अंदर भी आपका जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है वो 5 साल। तो 5 साल ये, 5 साल ग्रेड 17 वाली 10 और 7 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया ग्रेड 18 में। तो टोटल जो अगर कोई एम्प्लॉय जो कि प्रमोट होता हुआ आ रहा है नीचे से, लेक्चर से भर्ती हुआ था, तो उसकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17 इयर्स। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए, अगर वो डायरेक्ट सिलेक्ट ही है, वो 19 में डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ है, तो उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस का क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए लेंथ ऑफ सर्विस 5 इयर्स है। 5 इयर्स इन सर्विंग इन BS19, 5 पूरे साल और 5 कंप्लीट ACRs, ठीक है, ओनली देन ही विल बी एलिजिबल। और फिर उसका केस जो है, अगर पोस्टें अवेलेबल हैं हायर ग्रेड में तो वो कंसिडर होगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ चलते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है। डायरेक्ट सिलेक्शन में यहाँ पे एमफिल की कोई क्लॉज नहीं है, मास्टर का एमफिल डिग्री की क्लॉज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज PhD डिग्री होल्डर होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद जो है उसका 10 इयर्स का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, 10 भी नहीं बल्कि 12 है, 12 इयर्स टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका जो है वो रिसर्च पेपर्स होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स हैं जी, उसके 6 रिसर्च आर्टिकल्स हैं एज 6 उसके सॉरी 8 रिसर्च आर्टिकल्स हैं उसके एज प्रिंसिपल ऑथर, ठीक है। जर्नल कौन सा होना चाहिए, वो जर्नल जिसमें के जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है और जो AGC से रिकग्नाइज्ड है। सो PhD डिग्री होल्डर along with 15 years, 10 नहीं है, सॉरी इट्स 15 years ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी है, थोड़ा सा इसके ऊपर मसला आया है। हमारे जो सर्विस रूल्स हैं वो तो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। लास्ट टाइम जब ये पोस्टें अनाउंस हुई थी 2017 में डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वेजिशन भेजी थी और 17, 18, 19, 20 की सब ग्रेड्स की पोस्टें गई। तो 17 और 18 पे तो रिक्रूटमेंट्स हो गई थी, मगर 19 और 20 पे मसला पड़ गया था, एक झगड़ा हो गया था। क्योंकि हुआ ये था, एक्चुअली मैं PPSC के साथ भी काम करती हूँ, तो फिर मुझे उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया। हुआ ये है कि 2016 में एक कोर्ट केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला PPSC के अगेंस्ट, और उसमें एक उन्होंने डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये जो आप जितनी भी पोस्टें अनाउंस करते हैं ना, तो ये पोस्टों में जो एक्सपीरियंस होता है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा होता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर देखें ग्रेड 17 की पोस्ट आपने अनाउंस की तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर, उसमें तो चले एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तो छोड़ दें। ग्रेड 18 को देखें, ग्रेड 18 में आपने अगर MSc डिग्री को आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा है तो फिर ये 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आफ्टर अटेनिंग द डिग्री ऑफ MSc, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आपने ग्रेड 18 to 19 में आपने MPhil रखा है और साथ आपने 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा है, तो ये 12 इयर्स एक्सपीरियंस जो है ये पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब है MPhil करने के बाद का 12 साल का एक्सपीरियंस। और इसी तरह से जो PhD का एक्सपीरियंस है 19 to 20 के लिए, ये भी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी PhD करने के बाद फिर आपने जो है 15 साल पढ़ाया। तो ये इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था। इस पे एक नोट 3 डाला एडवर्टाइजमेंट में, मेरे पास आज भी इसकी कॉपी मौजूद है। जब PPSC ने पोस्टें अनाउंस की तो जाहिर है कोर्ट के डायरेक्शंस थी, उन्होंने अपना नोट डाल दिया कि द एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड एज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और उस पर फिर रिजल्ट ये निकला कि
बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया, ज़ाहिर है लोग एलिजिबल नहीं हुए, और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका भी अप्लाई तो उन्होंने कर दिया बट दे वर अनएबल टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीएचडी या एमफिल के बाद उनके इतने साल नहीं बन रहे थे एक्सपीरियंस, तो कोई भी पोस्ट फिल नहीं हो सकी, और उन्होंने फिर डिपार्टमेंट को वापस लेटर लिख दिया क्लैरिफिकेशन के लिए, और वो आज भी कि जी आप इस पे हमें क्लैरिफिकेशन दे दें। और आज भी वो जो है ना केस कहीं उधर आगे पीछे हुआ है, अभी तक उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने आई डोंट थिंक सो कोई सर्विस रूल्स वगैरह अमेंड हुए हैं। अभी सुनने में ये आया कि डिपार्टमेंट ने पोस्टें भेजी हैं 18 और पता नहीं 20 की पीपीएससी में, लेकिन उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है पीपीएससी में, अभी भी अंडर प्रोसेस है, उन्होंने अभी इनको पोस्टों को अनाउंस नहीं किया। तो अब आई डोंट नो कि वो फ्यूचर में क्या करते हैं, लेकिन एनीवेज ये एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, खास तौर पे पीएचडी के बाद अगर किसी के 15 साल का मतलब है तो ऑटोमेटिकली बंदा तब तक बाय दैट टाइम 19 और 20 में प्रमोट हो चुका हो। तो ये मैंने आपको बता दी कि प्रमोशन के लिए टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होगी, 17 ईयर्स हो जाएगी। अगर वो डायरेक्ट सिलेक्ट ही है 19 का तो फिर उसकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 5 ईयर्स है। और इसी तरह से ऊपर भी मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए पीएचडी के साथ 8 रिसर्च पेपर जो साथ मैंने आपको बता दिया है एक्सपीरियंस, इसके बगैर जो है वो एलिजिबल नहीं हो सकता। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है और उसके बाद फिर पोस्टों पे अप्लाई करके उनका जो भी पीपीएससी का रिटन टेस्ट या एग्जाम है उसको पास करना होता है, और अगर पास कर लें तो फिर सिलेक्शन होता है। PS 20 to 21 की जो अब तक जितनी भी आपने प्रमोशन की पीछे पड़ी थी 17 से लेके 20 तक, वो प्रमोशन थी ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस। यानी ऊपर अगर 200 पोस्टें खाली हुई हायर ग्रेड में तो नीचे से टॉप के जो 200 इनकम्बेंट्स हैं सीनियर मोस्ट सीनियरिटी में, उनका पैनल बना के उनके केसेस मंगवा लिए जाते हैं। लेकिन BS 20 to 21 एक ऐसी पोस्ट है, 21 एक बहुत हाईएस्ट ग्रेड की पोस्ट है, पहले तो ये पोस्टें थी ही नहीं, कुछ ऐसा पहले ये HED को दी गई हैं, पहले ये सिर्फ 2 पोस्टें थी, आज ये 4 पोस्टें हैं हमारे पास। ये अनक्लासिफाइड पोस्टें हैं, कोई तशखीस नहीं है इसमें कितनी मेल की हैं कितनी फीमेल की हैं। इनमें सीनियरिटी कम फिटनेस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इट इज 100% ऑन मेरिटोरियस सर्विस। इसमें कोई डायरेक्ट सिलेक्शन का चक्कर भी नहीं है। ये चूंकि पोस्टें हैं, ये 4 तो पोस्टें हैं, सारी 5 भी पूरी नहीं हो रही कि इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया लगाया जाए कि जी 4 प्रमोशन की रखी जाए और 1 सिलेक्शन ग्रेड की रखी जाए। तो ये 100% मेरिटोरियस सर्विसेज के ऊपर होती हैं। जिसको गवर्नमेंट मुनासिब समझे, चेयर प्रॉपरली अगर जस्टिफाइड है, कन्विंस्ड है, तो ओनली देन प्रमोशन हो सकती है। बहुत कम लोग हैं हमारे HED में जिनको 21 मिला, जैसे मैडम बुशरा मतीन थी, उनकी भी डेथ हो गई है। मैडम थी एक टेक्सट बोर्ड में रही हैं, अब मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, मैडम उनको मिला है, अभी थोड़ी देर तक याद आ जाता है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके अलावा डॉक्टर शौकत थे हमारे, शायद डॉक्टर इम्तियाज अहमद चीमा को भी मिला था जो DPA कॉलेजेस थे, और डॉक्टर शौकत लास्ट जो मिला है वो डॉक्टर शौकत को मिला था जो कि हमारे DPA कॉलेजेस थे बैक इन 2008। और उसके बाद से लेके अब तक किसी को BS 21 नहीं दिया गया, पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। अभी जो 2 लोगों को, अभी मैडम को मिला है, डॉक्टर इरफाना मरियम है प्रिंसिपल क्वीन मैरी कॉलेज, लेकिन वो ये वाला 21 नहीं है, ये मेरिटोरियस सर्विसेज वाला 21 नहीं है, रेगुलर 21 नहीं है, दैट इज पर्सनल। वो जो टाइम स्केल प्रमोशन का गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक निकाला है जिसमें 10 साल अगर आप एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं और आगे आपका प्रमोशन का चैनल नहीं है तो आपको एक फिर अगले ग्रेड में पर्सनल स्केल दे दिया जाता है, आपको PP पर्सनल पे बना के अगले ग्रेड की इंक्रीमेंट लगा दी जाती है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है। तो वो उस हद तक है। और दूसरा केस जो है डॉक्टर इजाज साहब का अंडर प्रोसेस है, क्योंकि उनकी भी यही प्ली है, दिसंबर 2010 का बैच है, तब इन्होंने ज्वाइन किया था, उनको 10 साल हो गए सेम ग्रेड में और आगे प्रमोशन जो है वो नहीं हुई और चैनल भी सच कोई रेगुलर नहीं है, तो उनको भी ये जो है BS 21 दिया जाएगा। मगर ये 21 अगेन बताती हूँ पर्सनल है, ये रेगुलर 21 ग्रेड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 40 फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्या बला है। 40 फॉर्मूला एक रेशियो प्रोपोर्शन है हमारी पूरी कार्डर स्ट्रेंथ। पुरानी जो थी वो क्या थी कि टोटल पोस्टें, अगर मैं ये कहूँ कि 100, आपको सिंपली समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे 1000 पोस्टें हैं टोटल, तो 1000 में से 50 का मतलब क्या है, पुराने को डिस्कस कर रही हूँ। 500 पोस्टें जो हैं वो ग्रेड 17 की होंगी, 340 पोस्टें जो हैं वो ग्रेड 18 की हैं, 150 पोस्टें सिर्फ BS 19 की हैं, और 10 पोस्टें जो हैं वो सिर्फ हैं हमारे पास प्रोफेसर की। देखिए बहुत कम पोस्टें थी, यानी 1000 में से सिर्फ 10 पोस्टें थी BS 20 की।
और जैसे जैसे अब ऊपर जा रहे थे ये पोस्टें रिड्यूस होती जा रही थी। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इट्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, बेस बहुत चौड़ी थी और ऊपर जाके पिरामिड के टॉप के ऊपर ये बिल्कुल जो है ना वो मिनिमाइज हो गया था, जिससे प्रमोशंस बहुत लेट होती थी। जाहिर है और सब्सिक्वेंट हायर ग्रेड्स में पोस्टें अवेलेबल नहीं होती थी, इस वजह से प्रमोशंस का प्रोसेस जो था पेस वो बहुत स्लो थी। अभी मैंने बताया 2012-13 में ये रिवाइज हो गया है। रिवाइज होने के बाद ये अच्छी चीज़ की है, इस पे जूनियर ने भी बड़ी वर्किंग की कि उन्होंने कहा जी नीचे से आप 50 में से 8 पोस्टें निकाल लें, इसको लेक्चर्स की पोस्टों को कम कर दें और पोस्टें ऊपर आप ऐड कर दें। तो देखें 2 पोस्टें ऐड हो गई हैं 18 में आप, और 4 पोस्टें उन्होंने ऐड कर दी हैं 19 में, और 2 पोस्टें ऐड हो गई हैं BS20 में। इसका फायदा ये हुआ है कि प्रमोशंस रैपिडली होनी शुरू हो गई हैं। आपने देखा ग्रेड 19 की बहुत सारी, आप देखें 4 पोस्टें ऐड हो चुकी हैं यहाँ पे ना, एक सिर्फ 100 के पीछे। तो सपोज अगर आप देखें कि मतलब 3-4,000 पोस्टें हैं तो कितनी ज्यादा पोस्टें ऊपर 19 और 20 की बनती हैं। तो इसके एज अ रिजल्ट ये है कि पिछले 3-4 सालों से प्रमोशंस का प्रोसेस रैपिड हो गया है। 19 में भी लोग जल्दी जा रहे हैं, 20 में भी और 18 में। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट देखें सिलेक्शन पोस्ट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 19 एंड अबव सिलेक्शन पोस्ट होती हैं और BS 18 एंड बिलो की पोस्टें जो हैं दे आर कॉल्ड नॉन सिलेक्शन पोस्ट। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम ये प्रमोशन की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है? इसलिए सब बातें प्रमोशन की ही मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी। सीनियरिटी पोजीशन, सबसे पहले ये देखना है कि ऊपर जितनी पोस्टें खाली हुई हैं तो आप क्या वो जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, अगर 100 पोस्ट खाली हैं तो 100 ऊपर से सीनियर मोस्ट लोगों का पैनल बनाया जाएगा। क्या आप उन 100 लोगों में आपका नाम फॉल कर रहा है? तो नंबर 1 इज सीनियरिटी पोजीशन, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अब आपका केस जो है वो मंगवाया जाएगा और आपको क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेटिस्फैक्टोरीली कंप्लीटेड प्रोबेशन पीरियड बता चुकी हूँ मैं आपको। लेंथ ऑफ सर्विस भी मैंने आपको बता दी है, मिनिमम जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप सीनियरिटी पोजीशन में आ गए हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपको ये बाकी चीजें भी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद अगली चीज क्या है, मैंडेटरी ट्रेनिंग। ये मैंडेटरी ट्रेनिंग की जो कंडीशन है ये प्रमोशन पॉलिसी 2010 के आने के बाद ऐड हुई है, उससे पहले ये चीज नहीं थी। बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में पहले भी ट्रेनिंग्स हो रही थी। स्कूल एजुकेशन का आपको पता है डिपार्टमेंट था, DSTs को उन्होंने अब रीडेजिग्नेट कर दिया, कायद अकेडमी के नाम से अब जाना जाता है। वहाँ पे स्कूल एजुकेशन वालों की ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स, प्रमोशन से पहले वो अपनी करते हैं। PMS वालों की ट्रेनिंग्स होती हैं, CSPs की ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको पता है PMS वालों के लिए MPTD उन्होंने बनाया। इसी तरह से जो CSPs हैं इनकी तो शुरू दिन से ट्रेनिंग्स हो रही हैं। स्टाफ कोर्सेज होते हैं, स्टाफ कॉलेज है इनका, फिर इनका नीपा है, तो वहाँ पे इनके सारी जो हैं ये कोर्सेज वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें कुछ थोड़ा लेट शुरू हुई 2018 में, जब हमारे स्पेशल सेक्टर भुट्टा साहब थे, तो उन्होंने चूंकि उन्होंने पीछे सारा काम किया हुआ था, DST वगैरह में बहुत अरसा वो रहे थे, PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो उन्होंने फिर यहाँ आके फील किया कि नई ट्रेनिंग्स की जो है ना वो बहुत कमी है, लोगों को पता नहीं है चीज़ों का, रूल्स का। तो ये प्रमोशन पॉलिसी 2010 आ गई है, यहाँ पे भी ये चीज़ें जो है ना बीच में ऐड होनी चाहिए, डक होनी चाहिए और ये मैंडेटरी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर स्पेशली एक समरी पुट अप की और अप्रूवल लेके ये 2018 से ऑनवर्ड्स मैंडेटरी हो गई हैं। अब जब तक प्रमोशन ट्रेनिंग नहीं करेगा, और ट्रेनिंग का पोस्ट ट्रेनिंग एक टेस्ट भी होता है, उसको पास करना होता है और उस टेस्ट में फिर मार्क्स हैं 50% मार्क्स। B- ग्रेड अगर उसमें है, 50% से बिलो मार्क्स हैं तो B- ग्रेड है, वो इनएलिजिबल हो जाता है कैंडिडेट। तो उसमें 50% प्लस मार्क्स एक्वायर करने होते हैं। तो फिर जो एम्प्लॉय है, जो सिविल सर्वेंट है, वो इसके लिए कंसिडर होता है प्रमोशन के। अगली चीज क्या है, कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विस रिकॉर्ड। ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं ऊपर वाली। अब आपने जो अपना सर्विस रिकॉर्ड है, आपका जैसे आपका 2010 का बैच है, 2011 में आपने ज्वाइन किया, तो पिछली आपकी 11 से ऑनवर्ड्स आपकी जितनी भी हैं 9-10 ACRs हैं वो आपने कंप्लीट कर, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, किसी में कोई एडवर्स मार्क्स ना हो, कोई रिजल्ट आपका जो है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स देख लें, रिजल्ट्स आपके कोई बिलो नहीं होने चाहिए। वैसे तो रिजल्ट्स में भी अब 2 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं और आखिरी जो अमेंडमेंट आई है वो एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, काफी फेवरेबल है। अब रिजल्ट की बेसिस पे लोगों के केसेस जो है वो डेफर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉय जो है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई इंक्वायरी पेंडिंग ना हो, कोई
इंक्वायरी से मुराद क्या है? रेगुलर इंक्वायरी। रेगुलर इंक्वायरी मींस पीडा। किसी पे अगर पीडा लगा हुआ है तो फिर उसकी प्रमोशन नहीं होती, उस पर डेफर कर दिया जाता है। और अगर किसी के खिलाफ कोई ऑडिट पैरा है तो भी उसकी प्रमोशन नहीं होती टिल द सेटलमेंट ऑफ ऑडिट, अगर पर्सनल नेचर का। नाउ जनरल रूल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 2 इयर्स प्रमोशन होती है। प्रोबेशनरी पीरियड में एक और चीज जो रह गई थी वो ये थी, डायरेक्ट सिलेक्शन पे तो मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्ट सिलेक्शन इज इनिशियल रिक्रूटमेंट और उसमें प्रोबेशनरी पीरियड 2 इयर्स का होता है। और इसी तरह से जब हम प्रमोशन होती है, प्रमोशन के केस में भी प्रोबेशनरी पीरियड होता है। जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली प्रोबेशनरी पीरियड पे चले जाएंगे। उसके बाद अगर तो गवर्नमेंट आपको नोटिफाई कर दे गजट नोटिफिकेशन इशू करके तो आप रेगुलर होगे, अदरवाइज 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आप रेगुलर एम्प्लॉय कंसिडर होंगे। तो ये इसका मतलब है कि रेगुलर जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो 1 ईयर है फॉर इन केस ऑफ प्रमोशन, 2 इयर्स इन केस ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट, और उसमें एक साल मजीद ऐड कर लें। जब गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती तो एक साल जो है वो मजीद ऐड हो जाता है। नेक्स्ट ही कॉजेज ऑफ द डेफरमेंट, कौन कौन सी किस किस बेस के ऊपर केस जो है वो केसेस डेफर हो सकते हैं। केसेस डेफर जो हैं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो होते हैं 99% केसेस में वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, डेफर ड्यू टू इनकम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड, यही लिख दिया जाता है। इनकम्प्लीट पीईआर डोजियर मींस वही सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है। और उसकी क्या मेन रीजन होती है? उसकी मेन रीजन ये होती है कि सीनियरिटी लिस्ट एक तो अपडेट नहीं होती, रिवाइज नहीं होती, और जब कभी रिवाइज होती हैं तब तक भी वो सब तक नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंचती हैं तो लोग उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते और अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाते। एज अ रिजल्ट जब सीनियरिटी लिस्ट 17 to 18, 18 to 19 ऊपर लोग प्रमोट होते जाते हैं तो डीपीए ऑफिस वाले क्या करते हैं कि इंटरसी सीनियरिटी आपको पता है मेंटेन होती है प्रमोशन के केस में। नीचे से ही जो पूरा बैच 100 का बैच ऊपर प्रमोट हुआ, जो ग्रेड 17 में वो भर्ती होके आए थे, उस वक्त जो उनका डाटा था, इनिशियल डाटा, वो ही सारा कॉपी पेस्ट करके उठा के ऊपर ग्रेड 18 में लगा दिया। वही लोग जब 19 में गए तो नीचे से इंटरसी सीनियरिटी अगेन मेंटेन हुई और नीचे वाले लोगों 100 या जितने भी लोग थे उनका डाटा उठा के कॉपी पेस्ट करके ऊपर लगा दिया। एज अ रिजल्ट जो आपकी पहली फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक आखिरी कॉलम होता है सीनियरिटी लिस्ट में, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो आपकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर एक बंदे की इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल मुल्तान में हुई थी, जीसी मुल्तान में, और बाद में 3-4 दफा वो ट्रांसफर करके फॉर एग्जांपल आज वो अटक बैठा हुआ है, तो उसका तो प्रमोशन केस जब मांगा जाएगा तो डायरेक्टर मुल्तान को ही हमेशा लेटर जाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं हो सका, ना उसने करवाया है और ना उनके नोटिस में आया है, और वो लेटर वहीं पे जाता रहेगा। और फिर क्या होगा कि जब मीटिंग होगी तो उसका केस पहुंचेगा ही नहीं, उसको एम्प्लॉय को पता ही नहीं चला, उसका केस रेफर हो जाएगा ड्यू टू इनकम्प्लीट सर्विस रिकॉर्ड या वेयर अबाउट्स ऑफ द ऑफिसर नॉट नोन वगैरह वगैरह। तो इसलिए कोशिश किया करें अपने जो सीनियरिटी लिस्टें वगैरह हैं उसको अपने रिकॉर्ड में। आजकल तो वैसे इंटरनेट का दौर है, पीडीएफ के फॉर्मेट में सीनियरिटी लिस्टें व्हाट्सएप में आ जाती हैं, ईमेल में आ जाती हैं, अपने ईमेल में उसको रखें, अपने गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जो है उसके अंदर उसको सेव करें, अपने लैपटॉप में अपना रिकॉर्ड रखें, और आपकी जो उसका सीनियरिटी लिस्ट में जो आपका बायोडाटा है उसको माइन्यूटली चेक करें, डेटें, स्पेलिंग्स, अगर कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, कोई कॉलम्स मिसिंग है आपके, वो रिकॉर्ड अपना उसके लिए परफॉर्मा दिया हुआ है बाकायदा, परफॉर्मे पे फिल करके अपने प्रिंसिपल से साइन करा के डायरेक्टर के थ्रू डीपी ऑफिस में उसको खुद लेके जाएं और वहाँ पे अपने रिकॉर्ड को अपडेट कराएं, साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आपके साथ प्रमोशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है डीपी ऑफिस आपके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सके। सेकंड केसेस क्या है? एडवर्स रिमार्क्स। बहुत कम ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज के एडवर्स रिमार्क्स होते हैं एसीआरस के, अदरवाइज ये मसला भी ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे यहाँ। माशाल्लाह अच्छे एम्प्लॉइज हैं, प्रिंसिपल्स भी अच्छे हैं, इसलिए एडवर्स रिमार्क्स की ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एडवर्स रिमार्क्स हैं एसीआरस में और अनफॉर्चुनेटली अगर हों भी तो फिर एक और मसला क्या आ जाता है कि वो टाइमली कम्युनिकेट नहीं होते। एसीआरस का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन का टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया था, किसकी ड्यूटी है, डायरेक्टरेट ऑफिस की ड्यूटी है, विद इन 1 मंथ उन्होंने कन्वे करने होते हैं। अब अगर उन्होंने नहीं किए और वो एडवर्स रिमार्क्स वैसे ही हैं तो आपको मैंने ये भी बताया था रूल 37 है जो कहते हैं कि इग्नोर कर दें, दे शुड बी इग्नोर्ड फॉर एट द टाइम। अगर बहुत पुराने हैं, 10-15 साल पुराने हैं तो शुड बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूल्स का नहीं पता, ट्रेनिंग्स कम होती हैं, तो 10-15 साल बाद जब उसकी प्रमोशन की बारी आती है, एम्प्लॉय की केसेस का रिकॉर्ड खुलता है सीआर डोजियर, उस वक्त पता चलता है एडवर्स रिमार्क्स हैं, कम्युनिकेट भी नहीं हुए, उस वक्त उसको फिर कम्युनिकेट करते हैं
आर और सीओ पता नहीं ट्रांसफर होके रिटायर होके कहीं जा चुके होते हैं, वो फिर बेचारा उस प्रोसेस में लग पड़ता है और फिर इतने अरसे में उसकी प्रमोशन की मीटिंग हो जाती है और उसका केस डेफर हो जाता है टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ एडवर्स रिमार्क्स कंटेन्ड इन हिज एसीआर। तो ये भी एक रीजन हो सकती है डेफरमेंट की। फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, किसी के खिलाफ कीड़ा लग चुका है। देखें जो प्रोब है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, प्रोब अगर किसी के खिलाफ सिंपल प्रोब हो रहा है तो उस सूरत में केस डेफर नहीं होता। सिर्फ केस उस सूरत में डेफर होता है जब रेगुलर इंक्वायरी, जो भी डिसिप्लिनरी एक्ट इन वोग हो, चाहे वो जैसे पीआरएसओ का पहले, उससे पहले ईएनडी रूल्स थे, आजकल पीडा है। तो अगर पीडा चल रहा है तो पीडा के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो अगेन उसका प्रमोशन की बारी आ गई है, उसका केस डेफर हो जाएगा टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ये लिख दिया जाएगा उसके मिनट्स में। फिर अगर डेपुटेशन पे किसी फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ डेपुटेशन पे एम्प्लॉय चला गया लंबी छुट्टी लेके, छुट्टी तो नहीं है, डेपुटेशन तो मीन्स ऑन वर्किंग, लेकिन उस सूरत में भी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ गया है, उसकी एसीआर नहीं लिखी जाएगी, उसकी प्रमोशन नहीं। ट्रेनिंग अब्रॉड है, लॉन्ग लीव उसकी छुट्टी है, एसीआर नहीं उसकी लिखी गई, उसकी प्रमोशन जो है वो डेफर हो जाएगी। स्टडी लीव भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इस सूरत में भी जब उसकी प्रमोशन की बारी आएगी उसमें लिख दिया जाएगा, उसकी प्रमोशन डेफर हो जाएगी और उसके ऊपर बाकायदा मिनट्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि टिल द टाइम ही रिज्यूम्स हिज ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लीव एंड ही शैल अर्न 1 एसीआर ऑफ 1 फुल ईयर विद satisfactory ACR, ठीक है, containing results above board and university। तो फिर उसके बाद जब वो आके कंडीशन पूरी फुलफिल करेगा, नई मीटिंग में उसका केस प्लेस होगा और फिर उसकी प्रमोशन होगी विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर किसी एम्प्लॉय का सीनियरिटी का झगड़ा है और उसके ऊपर उसने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन की हुई है, जो अभी पेंडिंग है, डिस्प्यूटेड है उसकी इंटर सीनियरिटी, तो उस पर भी उसका केस डेफर हो जाता है और जब उसकी फाइनलाइज हो जाती है तो उसके बाद फिर दोबारा नए सिरे से उसका केस जो है कंसिडर होता है प्रमोशन के। और फिर पुअर रिजल्ट्स जाहिर है, अगर बिलो बोर्ड बिलो यूनिवर्सिटी वाले लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स होते हैं, उस बेसिस पे भी केसेस डेफर होते थे। फिर इसके ऊपर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस भी की एम्प्लॉयज ने, डिपार्टमेंट ने भी केस को प्लीड किया, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में हैं और वहाँ पे बच्चे भी जो हैं बेचारे उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, स्टाफ भी बड़ा पुअर होता है, तो जितनी मर्जी मेहनत कर ली जाए रिजल्ट्स अबव बोर्ड अबव यूनिवर्सिटी नहीं आते। उस सूरत में फिर ज़ाहिर एम्प्लॉय बेचारा सफ़र करता है, तो इस पर 2-3 दफ़ा समरीज भी बन के गई हैं। अब जो लेटेस्ट लेटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्पेंसेशन दे दी है कि अगर 2 रिजल्ट्स जो हैं वो 10% मार्जिन के अंदर आ रहे हैं, मतलब बिलो हैं लेकिन सिर्फ 10% के अंदर हैं, इससे ज़्यादा बिलो नहीं है, तो फिर अगर जो है तीसरा जो रिजल्ट है अगर वो बिलो भी है 10 से ज़्यादा तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। ये एंड में मैं आपको लेटर भी आपके साथ शेयर करूँ। ये मैंने डेफरमेंट की बात की थी। डेफरमेंट जो होती है वो कोई इतनी सीरियस नहीं है। डेफर में तो केसेस डेफर हो जाते हैं, दोबारा कंसिडर होते हैं और अगर वो कंडीशन फुलफिल कर ले, मसलन अगर एडवर्स रिमार्क्स थे वो एक्सपंज हो गए हैं, इंक्वायरी थी उसमें बंदा एग्जोनरेट हो गया है, तो सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट था वो पूरा कर लिया है, तो उस सूरत में फिर उसकी प्रमोशन विद इमीडिएट इफेक्ट होती है और उसको बैक डेट से भी प्रमोशन, तो फॉर्म ऑफ प्रमोशन के लिए दोबारा केस को क्लेम करता है और उसको बैक डेट से प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन ये जो अगली केस स्लाइड आपसे डिस्कस कर रही हूँ, कॉजेज ऑफ सुपरसेशन, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ये थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, ये सख्त सजा दी जाती है, सुपरसीड कर दिया जाता है। सुपरसीड का मतलब होता है कि उस बंदे को प्रमोट नहीं किया जाता और उस सीट के अगेंस्ट उसके जूनियर को प्रमोट कर दिया जाता है और फिर उसका कोई फ्यूचर में राइट एक्रू नहीं करता उस सीट के अगेंस्ट, क्योंकि वो सुपरसीड हो जाता है, उसका जूनियर उससे सीनियर हो जाता है और बाद में फिर जो भी वो कंडीशन होती है जब कभी वो उसको फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद फिर उसका नए सिरे से केस कंसिडर होता है और वो प्रमोट हमेशा इमीडिएट इफेक्ट होता है, बैक डेट से उसको प्रमोशन नहीं मिलती और वो अपने जूनियर से जूनियर हो जाता है, मतलब उसका जूनियर उसका सीनियर बन जाता है और वो उससे जूनियर रह जाता है। अब कौन कौन सी रीजन बड़ी स्ट्रिक्ट सख्त हार्श कंडीशंस हैं जिस सूरत में सुपरसेशन किया जाता है? अगर तो एम्प्लॉय की लास्ट 3 इयर्स की एसीआरस में एडवर्स रिमार्क्स हैं, अगर हम देखें सबसे ज्यादा वेटेज ही लास्ट 5 इयर्स की एसीआर की है, उसमें से भी अगर लास्ट 3 इयर्स में उसके एडवर्स रिमार्क्स हैं तो फिर उसको प्रमोट नहीं करते, उसको सुपरसीड कर देते हैं। इसी तरह से मैंडेटरी ट्रेनिंग देखें, डिपार्टमेंटल एग्जाम की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई एम्प्लॉय मैंडेटरी ट्रेनिंग में ही फेल हो गया फिर भी उसको प्रमोट नहीं करते, उसको जूनियर को प्रमोट कर देते हैं, उसको दोबारा भेजा जाता है, दोबारा ट्रेनिंग लो, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो 50% प्लस मार्क्स लेके आओ, पास करके आओ। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, उसको लास्ट 5 इयर्स में मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी पता है ना आपको, पीटा में आपने पढ़ी है 5 मेजर पेनल्टी,
क्या क्या है कि रिडक्शन टू लोअर पे स्केल है, और फिर उसके बाद क्या है विदहोल्डिंग ऑफ पेंशन या रिकवरी फ्रॉम पेंशन वगैरह है, और कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, ये सब मेजर पेनल्टी। फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस, फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस है। बल्कि ये जो है विड्रॉल ऑफ पेंशन, ये रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए मेजर पेनल्टी में नहीं, रिटायर्ड एम्प्लॉय। तो अगर किसी को पिछले 5 सालों में मेजर पेनल्टी दी गई हो, जो कि बहुत बड़ी पेनल्टी, तो फिर वो एम्प्लॉय जो है वो सुपरसीड हो जाता है। ठीक है, जो डिसमिसल रिमूवल है वो तो जाहिर है वैसे ही नौकरी से फारिग हो गया, वो तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी है रिडक्शन टू लोअर पे स्केल है या फोर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस वगैरह है, वो मेजर पेनल्टी। ठीक है, वो अगर मिले। फिर है अवॉर्डेड 3 और मोर माइनर पेनल्टीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में पीड़ा लगा है, मेजर पेनल्टी नहीं है, लेकिन 3 या उससे ज्यादा माइनर पेनल्टीज उसको मिल चुकी, तो भी उस सूरत में उसको सुपरसीड कर। कम्युनिकेशन ऑफ रीजंस ऑफ डेफरमेंट, अगर उसको सुपरसीड किया है या उसको डेफर किया है, मीटिंग ऑफ मिनट्स इशू हो गए हैं, कहने को तो वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये जरूरी होता है कि जब वो कन्वे किए जाते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, तो फिर डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो उनको मतलब सेक्रेटेरिएट में आए हैं तो वो फिर डीपी कॉलेजेस को लेटर लिखते हैं और उनको ये कन्वे किया जाता है कि जो हैं एम्प्लॉयज हैं उनको रीजंस ऑफ डेफरमेंट या रीजंस फॉर सुपरसेशन जो है इन ब्लैक एंड व्हाइट कन्वे कर दीजिए, कम्युनिकेट की जाए, ताकि उनको पता चले कि किस किस के प्रमोशन केस किस किस वजह से डेफर या सुपरसीड हुआ है। और फिर उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि अब अगली मीटिंग होने में साल 1.5 साल का टाइम है, उस अरसे के दौरान अगर तो कोई उसका एफिशिएंसी का कोई डिसिप्लिनरी कोई था ऐसा, तो वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, कोई शिकायत का मौका ना दे, सर्विस रिकॉर्डिंग कंप्लीट है तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, कोई किसी किस्म की जो भी उसकी डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को मीटअप कर ले अगली मीटिंग आने से पहले पहले। फिर जी आ गया क्वांटिफिकेशन ऑफ पीईआर, जरा देख लें, जो मैंने शुरू में बात की थी कि इस पॉलिसी के आने के बाद हमारी एसीआर से क्वांटिफिकेशन हो चुकी है। क्वांटिफिकेशन में देखें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जब मैंने आपको पीईआर पढ़ाया था तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एसीआर जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ अ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो असेसमेंट का रिकॉर्ड है वो क्या है, उसकी पीईआर है। क्यों? क्योंकि उसकी फर्दर जो प्रमोशंस हैं वो उस पर बेस कर रही हैं, और उसकी फर्दर अपॉइंट सूटेबिलिटी ऑन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी उसकी पीईआर की ग्रेडिंग पे डिपेंड कर। प्रमोशन में अगर आप देखें तो जो मेजर चंक है वो 70% वेटेज तो एसीआर की, 15% वेटेज किसकी है, जो आपके ट्रेनिंग का रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट आएगा 100 में से आ रहा है 0.15 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, 15% वेटेज निकल आएगी। और जो रिमेनिंग 15% 100 में से रह गया है वो किसकी वेटेज है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब मीटिंग होती है तो मेंबर्स आते हैं सारे, तो वो जो मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स के पास 15 नंबर होते हैं, तो जिसके मार्क्स फिर कम पड़ जाते हैं उनको वो मेंबर्स जो हैं वो मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए हैं ये 100। अच्छा 100 में देखें जो मैंने 70% लिखा हुआ है, इसमें इसमें मैंने एट द रेट ऑफ लिखा हुआ है 60-40। 60-40 का क्या मतलब है, 60-40 का मतलब ये है अगर वो प्रोमोटी है, गौर से सुने, अगर वो प्रोमोटी है तो उसका जो प्रेजेंट ग्रेड है उसकी वेटेज 60% है और प्रीवियस ग्रेड की वेटेज एसीआर की वेटेज 40%। मीनिंग देयर बाय आप तो डायरेक्ट सेलेक्टिव है ना, आपकी बजाय अगर कोई प्रोमोटी हो और उसने 18 से 19 में जाना हो तो फिर उसकी किस तरह से वेटेज बनेगी, उसकी फिर जो ग्रेड 18 की एसीआर्स हैं जितनी भी हैं उनकी वेटेज 60% होगी और उसकी ग्रेड 17 की एसीआर्स भी जाएंगी, और जो उसकी ग्रेड 17 की एसीआर्स हैं उनकी जो वेटेज बनेगी वो 40% बनेगी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। लेकिन आपके केस में क्या होगा, आपके केस में ये होगा कि आपकी, क्योंकि आप डायरेक्ट सिलेक्टिंग हैं, आपका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपकी इनिशियल रिक्रूटमेंट है, तो इसलिए आपकी 100% जो वेटेज है वो आपकी प्रेजेंट ग्रेड की एसीआर, इसमें आपका प्रीवियस ग्रेड कोई नहीं है। ठीक है, सो आपकी सारी जो 100% वेटेज है वो आपकी प्रेजेंट ग्रेड। ठीक है, ये मैंने आपको चीज बता दी। और इसके फिर मार्क्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं। इसके मार्क्स निकालने का क्या मतलब, आप अपनी ग्रेडिंग खुद कर सकते। अभी मैं आगे चल के जब आपको जरा बताती हूँ ना एसीआर की जो ग्रेडिंग है उसके क्या क्या मार्क्स हैं,
उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसेस भी बताती हूँ कैसे आप अपनी क्वांटिफिकेशन ACR से खुद कर सकते हैं। जी अगला देखें, ये जो मैंने आपके साथ PER शेयर की हैं, ये पुराने PERs का परफॉर्मा है 2013 तक। आपकी जितनी भी PERs लिखी गई वो इसके मुताबिक। आउटस्टैंडिंग मैंने आपको उस दिन बताया था, कोई कॉलम नहीं है अलहदा से, अगर अथॉरिटी चाहे तो एक बॉक्स हाथ से बनाना होता है, आउटस्टैंडिंग लिखना होता है और साइन करने होते हैं। इसके 10 मार्क्स हैं, वेरी गुड के 8 हैं, गुड के 7 हैं, एवरेज के 5 हैं, बिलो एवरेज 1 है और पुअर जो है वो 0 है। ये सब ग्रेडिंग्स पिछली ACR में थी। ठीक है, ये मार्क्स आपको यहाँ से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं और फिर आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा प्रेजेंट ACRs की ग्रेडिंग देखें। प्रेजेंट ACRs में सिर्फ 3 कॉलम है, आउटस्टैंडिंग तो जाहिर है अलग बनाना होता है। एक वेरी गुड है जो 8 है, सेटिस्फैक्ट्री जो है वो 7 है और अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो 0 है। इसका मतलब है अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो पुअर है। पिछली स्लाइड में देखें, हमने पुअर जो है वो 0 को दिया था जो एडवर्स रिमार्क्स। तो पिछली वाली में जो 2 एडवर्स थे वो कौन कौन से थे? एक बिलो एवरेज, वो भी एडवर्स था, और पुअर भी एडवर्स था। अगर आपको याद हो जिस दिन मैंने आपको PERs का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था एवरेज जो है किसी जमाने में लोग समझते थे जो एवरेज ACR है दैट वाज कंस्ट्रूड एज एडवर्स रिमार्क्स, लेकिन एवरेज ACR एडवर्स नहीं है, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एडवर्स रिमार्क्स। देखिए 5 नंबर है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको साथ ये भी शेयर किया था कि अगर किसी के 2 साल के लिए कंसेक्टिव एवरेज ACR हो तो उसको कन्वे जरूर की जाती है। रूल्स ये कहते हैं कि उसको कन्वे करने चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। ठीक है, ये चीज हो गई, ये आपने ACRs का देख लिया। अब अगर आपने अपनी क्वांटिफिकेशन करनी है तो आप इसको किस तरह से करेंगे? क्वांटिफिकेशन में आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये देखें, वेरी गुड है, आपने अपनी जितनी भी ACRs हैं उन सब की आपने मार्क्स लगा लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सपोज आपके 8 ईयर्स, 8 पूरे ईयर्स बन रहे हैं और आपकी सारी की सारी 8 की 8 ACR जो हैं वो वेरी गुड है। सिंपल रख रही हूँ ना, तो इसका मतलब है आपकी सारी 8 आपने 8 करके तो उसका आपने जो है सारे को आपने ऐड कर लेना। ठीक है, वो आपका सारा जो है वो पीरियड ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यानी कि आपका 8 है और 8 ईयर्स हैं तो 8 8 64 आ जाएगा। 64 को फिर आप डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने आपके साल हैं, मसलन वो 8 से डिवाइड हो जाएगा और उसमें जो फैक्टर्स जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है वो 10 आ जाएगा। फैक्टर क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपके मार्क्स जो हैं वो निकल आएंगे। मसलन आपका 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका आंसर क्या आएगा? 80। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये वेटेज हो जाएगी। 80 को अब आपने क्या करना है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? अगर आप पीछे आए ना, आपका फैक्टर था 70% है ना, 80 तो मैंने 100 में से निकाल दिया, तो आपने इसको 70% का मतलब है 70 डिवाइडेड बाय 100, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.7। आपने इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 0.7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 80 को अगर आप 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें आपका क्या आंसर आता है। ये आ गया जी आपका 56। ठीक है, उसके बाद जो आपके ट्रेनिंग के मार्क्स आ जाते हैं, ट्रेनिंग के मार्क्स जो हैं उनको आप कर लें। 0.15 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 में से है 0.15 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी आपके 70 मार्क्स हैं तो 70 को आप 0.15 से मल्टीप्लाई करें, आपके ट्रेनिंग मार्क्स आ गए। सपोज मैं कहती हूँ आपके ट्रेनिंग के मार्क्स जो हैं वो 10 बने, तो आप 56 में 10 ऐड कर लें, आपका कितना बन गया? 66। अब हमने आगे ये देखना है कि आपका एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है, आपको कितने नंबर चाहिए थे। तो ये देखें जी, एफिशिएंसी इंडेक्स की अगली स्लाइड आ गई है। 18 to 19 क्वालिफाई करने के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए, आपके तो 66 बन गए हैं, इसका मतलब है सफिशिएंट है। अगर कमेटी आपको फर्दर मेंबर्स का नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। अब अगर किसी के सपोज सारे नंबर मिला के तो 56 बने, 56 बने, इसका मतलब है उसके 4 नंबर कम है। क्या होगा जब मीटिंग होगी, उसका रिकॉर्ड सारा कंप्लीट है, उसके कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है उसके खिलाफ पेंडिंग, और उसके रिजल्ट अब बोर्ड यूनिवर्सिटी हैं,
तो फिर ऑटोमेटिकली जो मेंबर्स बैठे होते हैं वर्दी एस्टीम सेक्रेटरीज वो उतने नंबर ऐड कर देते हैं उस एम्प्लॉय के प्रोफाइल में, और उसका एफिशिएंसी इंडेक्स से ओवर एंड अबव उसके मार्क्स बन जाते हैं और वो क्लियर हो जाता है फिर प्रमोशन। अब आप देखें इस एफिशिएंसी इंडेक्स को, देखें जैसे जैसे आप हायर जाते जाते हैं कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ता जाता है, एफिशिएंसी इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है। ग्रेड 17 से 18 कोई एफिशिएंसी इंडेक्स नहीं था, 18 टू 19 आपने देखा 60% मार्क्स हैं, 19 टू 20 70% है, इंक्रीज हो गया, और 20 टू 21 75%। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो है वो एग्रीगेट मार्क्स ट्रेनिंग वगैरह के मिला के अपना खुद बना सकते। अच्छा जी, उसके बाद जनरल रूल्स प्रमोशन के क्या हैं। प्रमोशन जो है जब भी होती है तो किसकी बेस के ऊपर होती है, सबसे जब भी प्रमोशन केसेस सबमिट करवाए जाते हैं, जो भी डिपार्टमेंट SNGAD का कॉन्फिडेंशियल विंग है जो पूरे पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स के प्रमोशन केसेस को डील करता है, जब भी वहाँ पे प्रमोशन केसेस लाए जाते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे वो करते हैं उनके ब्रांच के सेक्शन ऑफिसर, वो कहते हैं जी नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट दिखाएं। तो नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई 3-4 साल पुरानी लिस्ट सीनियरिटी की बनी हो तो वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं लेटेस्ट सीनियरिटी लिस्ट साल से पुरानी ना हो, अगर ये पुरानी है वो कहते हैं जिसको रिवाइज करें क्योंकि इसमें जितने लोग रिटायर हो गए उनके नाम निकाल दें, जो लोग प्रमोट हो गए हैं उनके नाम निकाल दें, जो लोग नए प्रमोट हुए हैं सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम नीचे ऐड करें और इस लिस्ट को सर्कुलेट करें, इसको लिस्ट को डाटा कंप्लीट करें। सबसे तो जो प्रॉब्लम आता है सीनियरिटी लिस्टों में डायरेक्ट सिलेक्टिव का होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो प्रोमोटीज हैं उनका तो डाटा ऑटोमेटिकली पिछली सीनियरिटी लिस्ट से उठा लिया जाता है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंटर सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन होती है। लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्टिव है उनमें थोड़ा सा एलिमेंट ये भी आ जाता है कि कुछ लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी आके हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से कोई आ गया, कोई GC का या FC का एम्प्लॉय आके हमारे HED में सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे आ गया, तो जाहिर है इसलिए ये जब सीनियरिटी लिस्ट DP ऑफिस बनाता है तो उनका फिर जो डायरेक्ट सिलेक्टिव का डाटा होता है वो सारा खाली छोड़ दिया जाता है और उसको सर्कुलेट किया जाता है और फिर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, डाटा मंगवाया जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कॉल किए जाते हैं और उसके बाद उनका रिकॉर्ड भरा जाता है। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट मंगवाई जाती है। और नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट में वो कहते हैं टेंटेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर आपने टेंटेटिव बनाई है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं इसको सर्कुलेट करें, इस पर रिप्रेजेंटेशंस लें, 1 महीने का टाइम पीरियड है, और उसके बाद कवरिंग लेटर लगा के इसको नोटिफाई करें और इसका अब ये नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट बन गई है। तो क्योंकि आप देखें कि कहानी शुरू ही सीनियरिटी लिस्ट से हो रही है, 100 पोस्टें हैं या 200 पोस्टें हैं, तो हमने पैनल में टॉप के 100 या 200 लोगों का पैनल बनाया हुआ है। वो कहाँ से चेक होगा, वो सीनियरिटी लिस्ट से मैच करके कंफर्म होगा। अगर सीनियरिटी लिस्ट खराब है इसका मतलब है प्रमोशन केसेस सही नहीं है, सीनियरिटी लिस्ट ही ठीक नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मेरिट पे होंगे। उसके बाद जब DPC या PSB मीटिंग हो जाती है तो जो DPC के मिनट्स होते हैं उसको रिकमेंडेशंस भी बोलते हैं, मिनट्स भी बोलते हैं, 1 साल के लिए वो वैलिड रहते हैं। किस डेट से, उस डेट से जिस डेट से अप्रूवल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मीटिंग हुई थी, सपोज अगस्त में हुई थी, 15 अगस्त को मीटिंग हुई PSB2 की, ठीक है, अब उसकी जो डेट ऑफ वैलिडेशन है वो 15 अगस्त से शुरू नहीं होगी, 15 अगस्त को हुई और उसके बाद फिर उसके मिनट्स बने हफ्ता 10 दिन में, फिर वो मिनट्स बन के CM के पास गए, वो वहां से अप्रूव होके वापस आए, और वो अप्रूव होके वापस आने के बाद सपोज जिस डेट को वो वापस आए हैं, सपोज वो डेट है जी 6 सितंबर, तो अब डेट ऑफ वैलिडिटी कहाँ से शुरू होगी, डेट ऑफ अप्रूवल से। डेट अप्रूवल क्या है 6 सितंबर, तो 6 सितंबर से काउंटडाउन शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर 5 सितंबर तक उस मीटिंग के मिनट्स और रिकमेंडेशंस जो हैं वो वैलिड रहेंगी। यानी 1 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय ने ज्वाइन करना है, अगर साल का पीरियड गुजर गया तो उसके बाद मीटिंग के मिनट्स और रिकमेंडेशंस नल एंड वॉइड हो जाते हैं। वो ऑफिसर्स जो कि 5 ईयर्स से ज्यादा छुट्टी पे चले जाते हैं, लंबी छुट्टी पे जाते हैं, इट मे बी एक्स पाकिस्तान लीव, इट मे बी EOL विदाउट पे, 5 साल एक डेपुटेशन भी हो सकती है, 5 साल से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय कंसेक्टिवली छुट्टी के ऊपर चला जाता है तो फिर क्या करते हैं कि उस एम्प्लॉय का नाम जो नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट है उसमें से निकाल देते हैं और उसको एक सेपरेट स्टैटिक लिस्ट के ऊपर डाल दिया जाता है। फिर ये कि जब वो वापस आता है आके अपनी ACR अर्न करता है सेटिस्फैक्ट्री, दोबारा फिर उसका नाम जो है सीनियरिटी लिस्ट में नीचे ऐड कर दिया जाता है, वो अपनी सीनियरिटी
लूज कर बैठता है, ठीक है। और नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट या सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज करने का भी SNJD का एक मेन पर्पज यही होता है कि वो तमाम ऑफिसर्स जो कि कोई लंबी छुट्टी पे जा चुके हैं उनका नाम नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट में से निकाल के सेपरेट स्टैटिक लिस्ट के ऊपर जो है वो डाल दिया जाए। और लास्ट में ये कि ये आपको उस दिन जब मैंने पढ़ाए थे लीव रूल्स भी, तो उस दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो जो LPR होती है, जो लीव इनकैशमेंट है, जो आखिरी साल लीव प्रायर टू रिटायरमेंट होती है, ये गवर्नमेंट ने एक अपने एम्प्लॉइज को प्रोविजन दी हुई है कि आखिरी साल वो छुट्टी पे जा सकते हैं पूरा 1 साल, और उनको उस पूरे साल की छुट्टी जो है वो मिलती है और उनको सैलरी भी मिलती है, ठीक है। लेकिन अब आजकल ये है कि लोग LPR पे नहीं जाते, क्योंकि LPR के साथ एक और सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ने दे दिया है लीव इनकैशमेंट का, कि आप LPR अपनी अवेल ना करें, आप आखिरी पूरा साल काम करें, आपको उसकी सैलरी मिलेगी, और आपकी जो छुट्टी पड़ी हुई है अर्न लीव इन ल्यू ऑफ आपने अर्न लीव जो है लीव इनकैशमेंट ले ली है इन ल्यू ऑफ LPR। तो जितनी आपकी छुट्टी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैक्सिमम जो है आपको कितनी छुट्टी की इनकैशमेंट मिल सकती है, 365 डेज। अगर किसी की छुट्टी 365 डेज से ज़्यादा की है तो उसकी इनकैशमेंट नहीं मिलती, वो छुट्टी ज़ाया हो जाती है। और अगर किसी की छुट्टी 200 डेज है तो उसको सिर्फ 200 डेज की लीव इनकैशमेंट मिलेगी। और आखिरी जब साल आता है तो उस अरसे में छुट्टी नहीं लेनी, वरना फिर लीव इनकैशमेंट नहीं मिलती। और LPR पे अब लोग जो है वो LPR पे जाना पसंद नहीं करते, वो आखिरी साल भी जॉब करते हैं और फिर अपनी लीव इनकैशमेंट क्लेम कर लेते हैं। लीव इनकैशमेंट पहले 6 मंथ्स की होती थी, पहले बहुत पहले 3 मंथ्स की थी, फिर 6 की हुई, और अभी जो है इन्होंने मेरा ख्याल है 14-15 में इसको पूरे 1 साल की कर दी है। अब पूरे 1 साल की लीव इनकैशमेंट जो है वो मैक्सिमम मिल जाती है। और LPR पे ना जाने का एक और भी पर्पज होता है एम्प्लॉय का। बहुत सारे एम्प्लॉयज के प्रमोशन केसेस पाइपलाइन में होते हैं लास्ट ईयर भी, तो अगर वो LPR पे चले जाते हैं तो पीछे से फिर उनकी प्रमोशन की बारी आए तो उनका केस कंसिडर नहीं होता, क्योंकि वो LPR पे जा चुके होते हैं, तो प्रमोशन जो है वो नॉट कंसिडर फॉर प्रमोशन। इसलिए लोग फिर LPR पे नहीं जाते, वो सर्व करते हैं, और सर्विस के दौरान आखिरी साल ही बहुत सारे लोगों की प्रमोशंस भी होती हैं, अपनी प्रमोशंस को एक्चुअलाइज भी करते हैं, और उनको फिर उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, नेचुरली प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलती है, उनकी पेंशन पे फर्क पड़ता है। और अब तो वैसे भी अगर एम्प्लॉय जो है प्रमोशन रेंज में वो आ गया है, उसके केसेस कॉल कर लिए गए हैं, और अगर वो टॉप 20 में उसका नाम फॉल कर रहा है तो उसका केस जो है प्रमोशन थ्रू सर्कुलेशन भी करवा दिया जाता है निकाल के, सिंगल केस। और एक और सूरत भी होती है कि अगर प्रमोशन की मीटिंग उसकी रिटायरमेंट से पहले हो गई है, मसलन वो रिटायर हुआ है सितंबर में और उसकी अगस्त में प्रमोशन की मीटिंग हो चुकी है जिसमें उसका केस क्लियर हो गया है, हाउएवर प्रमोशन ऑर्डर्स आर स्टिल पेंडिंग, क्योंकि जाहिर है वो मिनट्स बनने जाने, अप्रूवल होना, आगे फिर फर्दर पोस्टिंग ऑर्डर्स होने हैं। तो फिर लेटर ऑन जब 2-3 महीने 4 महीने बाद जब ऑर्डर्स इशू होते हैं तो उसको बैक डेट में 1 दिन के लिए ज्वाइन करवा के उसको उसी सेम डेट में रिलीव कर दिया जाता है, और उसको सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स को प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी मिल जाती है, उसकी पे फिक्सेशन भी कर दी जाती है, उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली उसकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है वो अब LPR पे जाना पसंद नहीं करते। प्रमोशन इन एब्सेंशिया, अगर कोई एब्सेंशिया मीन्स कोई छुट्टी पे है, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, लंबी छुट्टी पे चला गया है, तो उस सूरत में भी उसकी प्रमोशन नहीं होती, उसको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को पहले ज्वाइन करना पड़ता है, वही है कि पूरे 1 साल की सेटिस्फैक्ट्री ACR अर्न करनी पड़ती है, उसके बाद उसका प्रमोशन केस कंसिडर होता है। अगर कोई ऑफिसर की प्रमोशन हुई और प्रमोशन होने के बाद जब उसके ऑर्डर्स इशू हुए, HED में तो ये बहुत कम देखा गया है, वैसे 1-2 केसेस मैंने अभी भी देखे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स थी, उनको लाहौर से बाय DG खान वगैरह लगाया गया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था प्रमोशन देने से। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को वहीं पे अपडेट कर दिया जाता है, सेम डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से बाय डिसलोकेट नहीं किया जाता। लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे दूसरे शहर में भी जाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में भी जाना पड़ता है। अगर ऑफिसर समझता है वो नहीं जा सकता, कोई इसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल हैं, तो उस सूरत में वो रिफ्यूज कर देता है ज्वाइन करने से। इसका मतलब है कि ही स्टैंड सुपरसीडेड, वो सुपरसीड हो गया है, उसने प्रमोशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया है। अब उसके बाद जो है उसका जूनियर उसकी सीट के ऊपर प्रमोट हो सकता है। और अगर कोई ऑफिसर 2 दफा सुपरसीड, 2 दफा प्रमोशन को फोरगो कर देता है, अगेन फोरगो, 1 दफा फोरगो की, ही अगेन फोरगोस, 2 दफा फोरगो होगी तो ही शैल बी सुपरसीडेड फॉरएवर, तो उसके बाद दोबारा उसकी प्रमोशन की कभी बारी उसकी सर्विस उसकी लाइफ में नहीं आई। ठीक है, और ये मैंने आपको चीज़ पहले बता दी है कि डायरेक्ट सिलेक्शन
का जो कोटा रखा जाता है उसमें हर 5वीं पोस्ट, अगर 5 पोस्टें हैं तो लाजमी बात है कि एक पोस्ट लाजमी उसमें से डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए रिजर्व रखी जाती है और 4 पोस्टें जो होती हैं वो प्रमोशन कोटे की, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट आई है प्रमोशन पॉलिसी 2010 में, ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो लेटेस्ट है, इससे पहले भी वैसे एक आई थी। अमेंडमेंट क्या है कि 1 आउट ऑफ द 3 रिजल्ट्स कैन बी इग्नोर्ड फॉर प्रमोशन, यानी 3 रिजल्ट्स में से एक जो है वो बहुत ही बिलो है, उसको इग्नोर कर दें, और बाकी के जो 2 हैं वो भी बिलो हैं मगर 10% मार्जिन के अंदर अंदर आ रहे हैं। अब भी हो सकते हैं, और अगर बिलो हैं तो सिर्फ 10% मार्जिन के अंदर है, तो देन द एम्प्लॉई शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर उसका केस डेफर नहीं होगा। ये जी लेटर है वो, ये अप्रैल 2019 की अमेंडमेंट है, और इस अमेंडमेंट के अंदर ये बाकायदा रेगुलेशन विंग ने ये समरी भेजी थी, सीएम से इसको अप्रूव करवाया था, और अप्रूव करने के बाद उन्होंने ये इशू कर दिया है, ठीक है, कि अगर 3 में से एक रिजल्ट जो है, 2 रिजल्ट जो हैं, दे इफ दे कम विद इन द मार्जिन ऑफ 10% बिलो फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो देन द रिमेनिंग 1 ईयर रिजल्ट मे बी इग्नोर्ड प्रोवाइडेड द अदर सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिसर कंसर्न्ड इज सैटिस्फैक्टरी। अगर उसका बाकी का सर्विस रिकॉर्ड कंप्लीट है, सेटिस्फैक्ट्री है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई ऑडिट पैरा नहीं है, कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं है, तो फिर रिजल्ट्स में से अगर 10% के मार्जिन के अंदर हैं तो ठीक है, उसको कंसिडर कर लेना चाहिए प्रमोशन है। तीसरा भले बहुत कम भी है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। सो दिस इज द एंड। और अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी एम्बिग्विटी, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट रेज योर हैंड्स, और 1 बाय 1 फिर मैं आपसे जो है ना क्वेश्चंस दूंगी, ऐसे बारी बारी हम नहीं करेंगे जी। तो मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स शो नहीं हो रहे,